हेलो एवरीवन। आज हम लोग CHSE बोर्ड के लायक जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो सब करेंगे। वैसे तो सिलेबस काफ़ी भास्ट है, लेकिन हम लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद रखेंगे और उसका यूज़ में कैसे लाते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो इसमें हम अब बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितना कम करके जितना ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकता है उसको देखेंगे। वैसे अगर कोई चीज़ का रेयर चांस है आने का तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें, जो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ही हम लोग करेंगे। सो दिस इज माई ट्रायल टू एक्सप्लेन यू टू और गिव यू नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर CHSE बोर्ड, पर्टिकुलरली CHSE बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज पहला चीज हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमें क्या क्या चीजें जानकारी होना जरूरी है बोर्ड में आने के लायक। जो बोर्ड में नहीं आएगा उसको नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें पहला चीज जो सामने आता है वो है फ्लक्स। पहला चीज जो सामने आता है वो है फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। वो हमारा जो क्वेश्चन आएंगे दो पार्ट में आएंगे। एक 35 मार्क के 1 मार्क वाला क्वेश्चन आएंगे, MCQ, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब नो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे। आई विल ट्राई टू कवर दैट 35 क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन तो तुम लोगों के पास है ही है जो करना है, और जो 35 क्वेश्चन को कवर करने के लिए जो नेसेसरी थ्योरी है उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करेंगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पहला चीज हुआ जो आता है बोर्ड में, फ्लक्स इज ए स्केलर और वेक्टर। आप कहोगे स्केलर, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कहां से निकलता है, कहां पे खत्म होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at, कहाँ पे खत्म होता है? नेगेटिव चार्ज। फाइन, नेगेटिव चार्ज। ये वो तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट फ्लक्स के बारे में, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट आया, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, मतलब एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पे खत्म होता है। तो इसका कॉन्ट्रास्ट में और एक स्टेटमेंट आता है, the electrostatic lines of flux, electrostatic lines of flux never form closed loop. Electrostatic lines of flux never form closed loop. ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि एक जगह से शुरू होते हैं दूसरी जगह खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जगह खा रहा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसमें? दे नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। और लास्टली द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज tangent to lines of flux, tangent to flux at any point gives, tangent to flux at any point gives the direction of electric field at that point, ठीक है। It gives tangent to lines of flux at any point gives direction of electric field at that point, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वही देता है। कौन? द tangent to the lines of flux। अगर लाइन्स ऑफ फ्लक्स को हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट। मैं एकदम एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ जितना आपको जानना जरूरी है।
सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लाइन्स ऑफ फ्लक्स। ओके फाइन, तो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख लिए व्हाट इज फ्लक्स, जो हमारे जरूरत की चीज है। अगला लेट अस सी नेक्स्ट व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी होना जरूरी है। कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि हम लोग अभी लिख रहे हैं क्या, हम लोग लिख रहे हैं 35 मार्क वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा एलाबोरेटली नहीं लिखेंगे, जो जरूरत की चीज़ें उसको लिखेंगे। क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ कि अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q1, यहाँ पे कोई एक दूसरा चार्ज है Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो अगर दोनों लाइक चार्ज है देयर विल बी रिपल्सन, इफ देयर आर अनलाइक चार्जेस देयर विल बी अट्रैक्शन। तो कूलम्ब्स लॉ को टुकड़ा टुकड़ा करके लिखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट। नहीं, एक अल्फा पार्टिकल दूसरा अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, वो भी रिपेल ही करेगा, दोनों लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा। अच्छा, ये बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, सपोज हम कहेंगे कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक रिपल्सन तो शुरू होगा। अगर एक रिपल्सन है तो Q1 को Q2 रिपेल करेगा तो इधर को करेगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, इधर को करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि Q2 Q1 को जितनी जोर से रिपेल करेगा, Q1 Q2 को उतनी जोर से रिपेल करेगा। इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा उसके ऊपर उतना ही फोर्स आएगा। अब फोर्स इज ए वेक्टर, अगर हम कहेंगे दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आता है तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आता है। समझ में? तो क्या कहेंगे, चार्जेस exert equal and opposite force on each other। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देते हैं। अगर हम पूछेंगे कि एक जगह 5 कूलम चार्ज है, दूसरी जगह 3 कूलम चार्ज है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? आप क्या कहोगे? रिपल्सन। अब 5 कूलम 3 कूलम को जोर से धक्का देगा कि 3 कूलम 5 कूलम को जोर से धक्का देगा? दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये कूलम्स लॉ में स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हमें न्यूटन्स लॉ से मालूम है। क्या मालूम है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स पाएगा, जैसा करना वैसा भरना। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड। सो दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आता है, और जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना होगा? दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by R², जिसको हम लिखेंगे ऐसे, K Q1 Q2 by R²। K लिख दिए, मतलब और प्रोपोर्शनल साइन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, इक्वल टू। समझ में? ये जो Q1 Q2 है, मान लो कि एक 2 कूलम है, एक -3 कूलम है, हम ये नहीं लिखेंगे कि 2 into -3, विल राइट 2 into 3। समझ में आ रहा है? The force is directly proportional to product of magnitude of charges। अगर एक 2 कूलम का चार्ज है, एक -3 कूलम का चार्ज है, कोई पूछेगा फोर्स कितना हुआ, आप कहोगे K into 2 into -3, नहीं, K into 2 into 3, -3 नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें जो आपका K वाला टर्म है वो क्या होता है इन जनरल? 1/4πε0। अगर किसी एक मीडियम के अंदर है तो ये 1/4πε0 into εr होता है, और इसका वैल्यू होता है 9 into 10⁹ इन एयर। अदरवाइज अगर एयर में नहीं है तो हम कहेंगे इट इज 1/4πε0 into εr इन एनी मीडियम। किसी दूसरे मीडियम में अगर जाएंगे तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 εr। ठीक है, अक्सर आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो एयर में आते हैं, तो हम कहेंगे एयर में इतना होगा। और एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो मीडियम की बात करें जिसका वैल्यू यूजुअली क्या होता है, ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। खाली एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1, किसी दूसरे मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है और कभी भी 1 से कम नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा सोचो तो दो चार्ज के बीच में एयर में ज्यादा फोर्स होगा कि ऑयल के अंदर ज्यादा फोर्स होगा? एयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k = 1/4πε0। ऑयल में लिखेंगे तो किसी एक मीडियम में नीचे एक एप्सिलॉन आर आ जाएगा जो कि 1 से बड़ा है। फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा? फोर्स ज्यादा होगा, नीचे एप्सिलॉन आर आ गया, फोर्स कम हो जाएगा। सो दो चार्ज के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा होता है एयर में, और किसी ऑयल मीडियम में, वाटर मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग ये चीजें देख ली। अब ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में जो चीजें देखी इसके ऊपर क्वेश्चंस किस किस्म के आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, लेट अस सी। जो एप्सिलॉन आर है इसको रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना, दो नाम है इसका, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या होता है उसका यूनिट? कुछ नहीं होता है यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन आर। जो चीजें नहीं पूछा जाएगा हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ओके, यू अंडरस्टूड नाउ, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। कूलम्ब्स लॉ देख लीजिए। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? फोर्स बिटवीन, सपोज ऐसे आएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in air is F1. Force between them in oil is F2. Find डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमेबिलिटी, दोनों बराबर चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ऑयल पूछेगा ऐसे, यस, सिंपल सा चीज है ना। हमें मालूम है कि F1 क्या है, F1 इज के, के क्यों लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। F2 क्या है, सॉरी एप्सिलॉन 0 में, ये तो एयर में है तो ये एप्सिलॉन 0 हुआ, और अगर ऑयल में रखेंगे तो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, मालूम नहीं है कितना है, तो व्हाट विल राइट F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अगर हम F1 बाई F2 करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो दिस डिवाइड बाय दिस, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर Q1 Q2 बाय उल्टा कर देंगे, when you are dividing this will reciprocate and multiply, 4 पाई एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r, क्या मिल गया, एप्सिलॉन r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, याद रखना बोर्ड के लिए। ओके, कूलम्ब्स लॉ हमें समझ में आ गया, कूलम्ब्स लॉ हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट is we shall see what is electric field. क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटेंसिटी, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, और याद रहे कि ये वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहला चीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर, और स्केलर वो पूछेंगे आप क्या कहोगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसे वेक्टर। दूसरा हुआ E at a point is defined as is given by
फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव को याद रखना, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। kept at that point, किसी एक पॉइंट में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज ले लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो हम कहेंगे कि सपोज dq कूलम चार्ज रखते हैं यहाँ पे, अगर dq कूलम चार्ज यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, और पता चला कि इसके ऊपर फोर्स आया F, तो ये P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, वेक्टर F बाय dq। समझ में आया क्या? अगर कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी भी जोन में, यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, जस्ट कीप ए स्मॉल चार्ज हियर, स्मॉल चार्ज dq यहाँ पे रखो, और dq चार्ज रखने के बाद देखो उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। सपोज फोर्स ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसे आया, फोर्स कितने चार्ज के ऊपर आया, dq चार्ज के ऊपर एक फोर्स आया, 1 यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा, तो हो जाएगा F बाई dq। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यूनिट क्या बन जाएगा, फोर्स का यूनिट तो सबको मालूम है, न्यूटन है, चार्ज का कूलम, तो यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि अगर dq चार्ज रखने से F फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बाई dq, तो F का वैल्यू क्या हो गया, E इंटू dq, है ना। dq क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन ए q कूलम चार्ज in an electric field, electric field E is equal to is or is F is equal to E into Q। तो कोई प्लस Q कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स किधर का आएगा, E into Q। सपोज हम कहेंगे प्लस Q कूलम चार्ज नहीं है, माइनस Q कूलम चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू क्यू, और E इंटू माइनस क्यू, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर को आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर को आता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चीजों को डायग्रामेटिकली समझोगे तो शायद आपको जल्दी याद रह जाएगा। आई विल ट्राई टू स्क्वीज इट एंड मेक सम स्पेस फॉर यू हियर। ओके, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम प्लस Q कूलम चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स आएगा EQ, कैसे, इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे कोई माइनस Q कूलम चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर भी फोर्स आएगा EQ, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। ये चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव चार्ज experiences a force in the direction of electric field, and a negative charge experiences a force in the opposite direction of electric field। समझ में आया? आ गया समझ में? yes, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू ए प्लस Q कूलम चार्ज, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक प्लस Q कूलम चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, यू कॉल इट EP। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, बाय कीपिंग ए dq कूलम चार्ज। अगर dq कूलम चार्ज रखते हैं उसके ऊपर जो फोर्स आता है F बाई dq होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम प्लस dq कूलम चार्ज रखेंगे फोर्स कैसे होगा, प्लस dq कूलम चार्ज रखेंगे, यहाँ तो मैं पहले से डायरेक्शन दिखा दिया हूँ। सपोज हमें P पॉइंट में पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई प्लस dq कूलम का चार्ज रखेंगे, प्लस dq कूलम का रखेंगे तो ये रिपेल करेगा,
रिपल करेगा मतलब कैसे करेगा, ऐसे करेगा, कितना फोर्स में करेगा, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर हम इसको आर डिस्टेंस में रख रहे हैं तो, है कि नहीं? अगर आर डिस्टेंस में हम रखेंगे डी क्यू कूलम चार्ज तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ये होगा। इसका मतलब अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो आप क्या कहोगे, इट इज एफ बाय डी क्यू, है कि नहीं? एफ बाई डी क्यू करेंगे तो डी क्यू इधर ले आओ, क्या बच गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो याद रखना है कि कोई क्यू कूलम चार्ज के लिए, प्लस क्यू कूलम चार्ज के लिए एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना? अच्छा, ये अगर प्लस क्यू कूलम चार्ज नहीं होता, कोई माइनस क्यू कूलम चार्ज होता तो क्या होता? तब भी हम प्लस डी क्यू कूलम चार्ज रखेंगे, तब भी प्लस डी क्यू कूलम चार्ज रखेंगे तो रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कैसे होगा, इन दिस डायरेक्शन, है ना? तो हम कहेंगे EP इज के क्यू बाई आर स्क्वायर अवे फ्रॉम, यहां पर क्या हुआ डायरेक्शन, अवे फ्रॉम प्लस क्यू ड्यू टू ए माइनस क्यू कूलम चार्ज। कोई माइनस क्यू कूलम चार्ज रखेंगे, सोचो यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, चार्ज, हरदम हमारा टेस्ट चार्ज जो होता है वो प्लस डी क्यू होता है और उसके ऊपर अभी जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना? तो F कितना हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा सोचो और बताओ, हम के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे कि के माइनस क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है ना? तो ये फोर्स कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, F बाय डी क्यू, कितना हो गया, डी क्यू को इधर ले आओ तो बच गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, बस फर्क क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इट वाज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम प्लस क्यू, इधर क्या होगा, टुवर्ड्स प्लस माइनस क्यू, टुवर्ड्स माइनस क्यू, ये माइनस क्यू की तरफ होगा, ये आपको याद रखना है, समझ में आया? हाँ, सपोज हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, in an electric field E a ball of mass m and charge q was kept was released, I will say was released। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई बॉल को जिसका मास m है, चार्ज q है, छोड़ दिए, what will be acceleration of the ball, बॉल का एक्सीलरेशन क्या होगा, ऐसा करके अगर पूछेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन। एक्सीलरेशन जानने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स एंड मास, फोर्स और मास पता चल गया तो हम एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। We can know the acceleration if you know the force and mass। तो क्या दिया है, पहले सोचते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ कि कोई एक बॉल जिसका मास m है, चार्ज q है, और इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया, चार्ज स्मॉल q कर देते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये जो चार्ज है q, इसके ऊपर फोर्स आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो फोर्स कुछ ऐसे आएगा, कितना फोर्स आएगा, EQ। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बॉल कितना है, E इंटू क्यू। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय मास, सो इट इज EQ बाय m। समझ में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन। यू कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन बाय द फॉर्मूला EQ बाय m। बातें समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू स्क्वीज द एंटायर सिलेबस
कीपिंग इम्पोर्टेंस ऑन व्हाट इज सपोज टू कम इन द एग्जाम, है ना, सब कुछ बता नहीं रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चीज देखते हैं। वी हैव सीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ विल सी व्हाट इज पोटेंशियल, और बिफोर दैट विल गो फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ को समझाने के लिए हमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखना है। पहला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को और कैसे डिफाइन करते हैं। E at a point is also defined as, also क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले डिफाइन कर चुके थे। F by dq एक डेफिनेशन था, कहां से आया था, कूलम्ब्स लॉ से आया था, है ना। तो यहां पर E का दूसरा डेफिनेशन आ रहा है, E at a point is also defined as the amount of lines of flux passing, amount of lines of flux passing per unit normal area at that point। अगर हम कहेंगे यहाँ पर ऐसा जा रहा है लाइन्स ऑफ फ्लक्स, कुछ फ्लक्स जा रहे हैं, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। हमें पूछा गया कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट विल गो फॉर ए स्मॉल एरिया, से आई कॉल दिस एरिया एज ds, आई कॉल दिस एज ds मीन्स dsn, नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया मतलब द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहा था, उसको परपेंडिकुलर करके छोटा सा एरिया रख दिए। अब पता चला कि यहाँ तो ढेर सारे फ्लक्स आ रहे थे, ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे आ रहे थे, लेकिन सारा फ्लक्स तो इस एरिया के अंदर से नहीं जा रहा है, कुछ थोड़ा सा फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है। से d phi इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो कोई अगर पूछेगा बताओ P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, मतलब d phi फ्लक्स जाता है ds एरिया से, dsn, n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल टू दी लाइन्स ऑफ फ्लक्स। d phi फ्लक्स जा रहा है dsn एरिया में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। 5 पेन का दाम 10 रुपया है, तो 1 पेन का दाम कितना है, 5 में डिवाइड कर दो। dsn एरिया में d phi फ्लक्स जा रहा है, यूनिट एरिया में कितना जाएगा, d phi by dsn। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा डेफिनेशन। यहां से ये भी पता चलता है कि जो हमारा d phi है, that d phi can also be written as E dot ds, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है E dot ds, इसलिए फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। E dot ds लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर आप समझना चाहोगे, सपोज दिस इज व्हाट इज ए एरिया, यू नो एरिया इज ए वेक्टर, मान लो कि एरिया का ये है डायरेक्शन, ये एरिया है A, और मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मान लेते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है और इसके बीच में एंगल है थीटा। तो हमें अगर पूछा गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो पहले हमें सोचना पड़ेगा व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द नॉर्मल एरिया, है ना, नॉर्मल एरिया कितना है, इस एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, दैट इज द फ्लक्स गिवन। अगर ये A है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा A cos थीटा एंड इट कम्स आउट टू बी E डॉट ds और E डॉट A। समझ में, तो आपको याद रखना है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E फ्लक्स एंड एरिया, तो आप कहोगे E इज इक्वल टू फाई बाई A, A इज एरिया नॉर्मल टू E, ठीक है, और इट इज, और इसे उसको उल्टा लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट दिस एज फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, कब, जब A इज एरिया नॉर्मल टू E। अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, E डॉट एरिया इज ए वेक्टर एंड A इज नॉट नॉर्मल टू A। अगर E को नॉर्मल नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ में। तो जनरली आपको ये चीज वो लोग नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे,
ऐसा भी पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फाई ई एंड ए, देन इन दैट केस डोंट राइट दिस वन, राइट दिस वन ई इक्वल टू डी फाई बाई डी एस। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो ई का, अच्छा ई तो एक वेक्टर है, फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जब लाइंस ऑफ फ्लक्स देख रहे थे तब हम देखे थे कि जो लाइंस ऑफ फ्लक्स था दैट इज tangent to the lines of flux at any point gives the direction of electric field। मतलब जो लाइंस ऑफ फ्लक्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको अगर हम tangent ड्रॉ करेंगे that will give you the direction of electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है, और बताओ यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइंस ऑफ फ्लक्स का डायरेक्शन दिया गया है, इसी रीजन में लाइंस ऑफ फ्लक्स ए से जा रहे हैं, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है कि नहीं अगर पूछेगा तो क्या करेंगे। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा ds नॉर्मल टू दी फ्लक्स, ये देखो फ्लक्स को नॉर्मल हुआ, उतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे ले लेते हैं, उतना ही बड़ा एरिया अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, लेट मी टेक ए सिमिलर एरिया हियर, यहाँ पर उतना ही बड़ा एरिया ले लेते हैं, तो ये एरिया ले लीजिए, सपोज आई टेक द एरिया हियर। अब देखो तो कौन सा एरिया से ज्यादा फ्लक्स जा रहा है, जब ए पे है कि बी पे है? ए पे होने ज्यादा फ्लक्स जा रहा है, मतलब एट ए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगा, इट इज मोर फ्लक्स इज पासिंग, और यहाँ पे लेस फ्लक्स इज पासिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ए पे वो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नीट्यूड से ज्यादा है कि नहीं। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, क्या दोनों का डायरेक्शन बराबर है? डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये तो लाइंस ऑफ फ्लक्स है, टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या दोनों का डायरेक्शन बराबर दिख रहा है? नहीं, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द टू पॉइंट्स आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। अच्छा, अगर हमें कहा जाए कि ड्रॉ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्रॉ करके दिखा दिए, इन जनरल हम लोग देख लिए इसको। अगर ड्रॉ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यू विल सी द डायरेक्शन एंड फ्लक्स डेंसिटी मींस फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया हैज टू बी सेम। ऐसा एक फील्ड बनाने से इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या? आगे नाउ व्हाट दिस गॉस लॉ सेज, ये गॉस लॉ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। गॉस लॉ में क्या दिखेंगे? गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड को मिस मत करना, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 times the charge inside the closed surface। क्या बोल रहा है कि कोई एक क्लोज सरफेस है, ऐसा शेप का, कुछ भी शेप का है, इसके अंदर मान लो कि कोई क्यू कूलम चार्ज है, ठीक है, तो ये क्यू कूलम चार्ज से फ्लक्स निकल के जा रहा है, तो ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, गॉस लॉ कहता है उसके बारे में, कितना फ्लक्स इससे निकल के जा रहा है। व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट? द फ्लक्स कमिंग आउट इज बाय गॉस लॉ 1 by epsilon 0 टाइम्स चार्ज इनसाइड, इस सरफेस के अंदर क्या चार्ज है? क्यू। समझ में आया क्या? ये सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, अगर क्यू चार्ज है तो क्यू बाई एप्सिलॉन फ्लक्स निकलेगा। ये फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल के जा रहा होगा, ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा ना, ये फ्लक्स यहाँ से ऐसे निकल के जा रहा होगा, तो कितना फ्लक्स निकल के जा रहा है?
जितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है, जितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन 0 इज द फ्लक्स कमिंग आउट। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? फाई तो हम लोग तो अभी अभी देखे, क्या लिखे, ई डॉट डी एस का ये हो गया छोटा सा फ्लक्स किसी एक छोटा सा एरिया से, टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स निकल के आएगा, यहाँ पर ऐसे एस लिख देना, एस क्या है, क्लोज्ड सरफेस। दे विल आस्क यू टू राइट, दे विल आस्क यू टू राइट द गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, खाली स्टेटमेंट पूछेंगे, लॉ पूछेंगे, तो ये क्लोज्ड सरफेस है तो क्या लिखेंगे, Q बाय एप्सिलॉन। समझ में आया? ये हो गया गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। समझ में आया? ठीक। अब देखो, अगर गॉस लॉ को समझ में आया तो बताओ कि सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई एक Q2 चार्ज है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सरफेस लेता हूँ ऐसा और दूसरा सरफेस लेता हूँ ऐसा, ये सरफेस का नाम है S1, ये सरफेस का नाम है S2, और यहाँ पे जो Q2 है वो नेगेटिव चार्ज है। समझ में? तो हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस S1 कितना होगा, S1 से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, उसके अंदर जो चार्ज है बाई एप्सिलॉन, उसके अंदर क्या है, Q1, तो आपसे दिस Q1 बाई एप्सिलॉन 0। द सरफेस S2 कितना हो जाएगा, S2 के अंदर क्या चार्ज है, ये भी है ये भी है, तो इट इज Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन 0। समझ में आया? हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बताऊंगा मैं, कि सपोज ए डाइपोल इज enclosed in a cube, find net flux coming out of the क्यूब से कितना नेट फ्लक्स निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक क्यूब है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा है, ठीक है ना, और आपको तो मालूम है कि डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना। व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड, क्यू माइनस क्यू जोड़ो तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो टोटल चार्ज क्या है, 0। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इनसाइड is equal to q minus q is equal to 0. So net flux coming out of q is equal to 0. समझ में आया क्या? Yes. अगर कोई एक क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल है तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, इट इज 0, क्योंकि टोटल चार्ज भी एप्सिलॉन होता है, टोटल चार्ज तो 0 है ना। तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ। घुमा फिरा के पूछने के लिए बहुत सारी चीजों की क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम लोग तो देखते हैं बोर्ड में जो चाहिए उतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल। V कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को? पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर P पॉइंट में पोटेंशियल कितना है कोई पूछा, तो हम क्या करेंगे, कोई एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक किसी भी रास्ते में लेके आएंगे, किसी भी रास्ते में, कोई जरूरी नहीं सीधा सीधा लेके आएंगे, किसी भी रास्ते में लेके आएंगे, और लेके आने में कुछ वर्क होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर फोर्स दे रहा होगा,
या तो रिपेल कर रहा होगा या फिर अट्रैक्ट कर रहा होगा। इन दैट केस देयर विल बी सम वर्क डन। अगर W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ लाने में तो पोटेंशियल पॉइंट में P में क्या है, इट इज W। अगर हम कहेंगे +1 कूलम चार्ज की जगह अगर हम Q कूलम चार्ज को ले आते हैं तो वर्क हुआ W, तो 1 कूलम लाने में क्या वर्क होगा, W/Q। सो इन जनरल हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, और यूनिट क्या हो गया, वर्क का यूनिट होता है जूल बाय कूलम, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, वोल्ट। फिर W क्या है, इज द वर्क डन against electric field in bringing Q coulomb from infinity to point P। infinity से P तक लेके आएंगे, जो वर्क होगा that is potential at point P। W/Q is the potential at point P। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, सिंपल सा, आपको ये याद रखना है। डोंट गो फॉर द डेफिनेशन, डेफिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग है, वर्क डन अगेंस्ट ई कैसे निकालते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक, दूसरा चीज ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पहले इसको उल्टा लिखते हैं। अगर Vp हो गया W/Q, तो व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए Q कूलम चार्ज, यू से Vp into Q। समझ में? तो पहले लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है, इसको लिखते कैसे, लिखते हैं VA माइनस VB। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है, याद रखो, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट E, इसलिए एक माइनस साइन आता है। E डॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम B to A, ये याद रखना, विथ ए माइनस साइन हियर, माइनस साइन को भूलना मत। समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। जब भी इंटीग्रेशन टेढ़ा मेढ़ा साइन आ जाता है, दिमाग चकरा जाता है, नहीं? हाँ, लेकिन याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद रखो। नेक्स्ट हुआ पोटेंशियल का रिलेटेड वर्क के साथ वर्क डन लिखना है, लिखो। अगर हम निकालेंगे VA माइनस VB, क्या हो गया, इट इज, लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम फ्रॉम B to A। वर्क मतलब वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को आपके बोर्ड में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो मैं हाईलाइट बार बार नहीं कर रहा हूँ। कोई 1 कूलम चार्ज को B to A लाने में जो वर्क होगा वो हो गया VA माइनस VB। जो वर्क होगा मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे निकल के आता है। वर्क डन इन मूविंग ए Q कूलम ओवर ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V is equal to VA minus VB is वर्क डन is equal to Q into डेल्टा V। अगर हम Q कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q कूलम चार्ज को A से B मूव करवाएंगे, तो क्या वर्क होगा, Q into डेल्टा V, that is Q into VA minus VB। वो बोलेंगे एक 2 कूलम चार्ज was moved over a potential difference of 10 volt, what is the work done, 2 into 10। समझ में आ रहा है? अगर कोई 2 कूलम चार्ज को 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाएंगे तो क्या वर्क होगा, 2 into 10, सिंपल है ना। तो वर्क डन इन मूविंग ए Q कूलम चार्ज ओवर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा V इज गिवन बाय Q into VA minus VB। पर दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर जो हम लोग देखे पोटेंशियल, ये जो वर्क डन है
वार्डन पर कूलम है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? बोलो तो। क्योंकि वार्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज, याद रखना। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। पूछेंगे पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे नहीं ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। जस्ट लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल इज दिस। ओके, दूसरा चीज हुआ पोटेंशियल के बारे में जानना जरूरी है, तो ये हुआ ड्यू टू ए q कूलम चार्ज पोटेंशियल at a distance r is given by Vp is equal to kq by r। ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर कोई q कूलम चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस में हमें पोटेंशियल पूछा गया, p पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे kq by r। किधर को होगा? टुवर्ड्स q और अवे फ्रॉम q? नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन है नहीं। सो इट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P इज kq by r। ये आपको याद रखना है। समझ में आया? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस यू हैव टू राइट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना ये चीज को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज q at any point p is given by potential energy is equal to q into v at point p। vp क्या हो गया? जो पॉइंट में आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, कोई q कूलम चार्ज है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पूछा गया कि बताओ ये पॉइंट में कोई चार्ज क्यों रखा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो आप कहोगे पी पॉइंट में क्या पोटेंशियल है बताओ, पी पॉइंट में पोटेंशियल है वीपी। अच्छा, क्यू इंटू वीपी इज द पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, इजी फॉर्मूला है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी में जो वीपी है वो पोटेंशियल है, और वार्डन में जो ये है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करेंगे तो वर्क होगा Q इंटू डेल्टा वी। कोई चार्ज को Vp पोटेंशियल पॉइंट में रखेंगे तो जो एनर्जी होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू Vp है। खाली फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू Vp। समझ में आ गया? लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन E एंड V। V क्या है? पोटेंशियल। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या रिलेशन है? रिलेशन याद रखना, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx इंटू आई कैप। समझ में आया? फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पे एक नया यूनिट आ रहा है E का, क्या? V का यूनिट है वोल्ट, और ये है मीटर, dx इज मीटर, सो इट इज वोल्ट पर मीटर। E का आपके पास 3 यूनिट आ गया, 3 तो फॉर्मूला आ गया। एक तो हुआ F बाई डी क्यू, दूसरा हुआ फ्लक्स बाई एरिया, तीसरा हुआ माइनस dV बाई dx। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट on x-axis is given by v is equal to 3x square or 3x plus 5 volt। Find E at x is equal to 1। कैसे निकालेंगे? E at x is equal to 1 पूछा, E के साथ V का क्या रिलेशन है? नेगेटिव, माइनस dV बाई dx होता है कि नहीं होता है? माइनस dV बाई dx, हमें E पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे E? सॉल्यूशन में कहेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx आई कैप। आपको तो डेरिवेटिव करना आता है,
v अगर 3x प्लस 5 है, dv बाई dx क्या होगा? dv बाई dx क्या हो जाएगा? 3x का डेरिवेटिव इज 3 है कि नहीं? ये माइनस साइन है तो माइनस साइन पहले बरकरार रखो, माइनस dv बाई dx 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 और 5 तो कांस्टेंट है ना, उसका हो जाएगा 0। क्या लिखेंगे? आई केप, सो इट इज माइनस 3 आई केप। यूनिट क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर। पूछा है x इक्वल 1, अरे कहीं भी रह लो, अगर इसमें कोई x वाला टर्म होता तो उसमें हम x की जगह 1 डालते, x वाला टर्म तो बचा ही नहीं है। अगर ये 3x स्क्वायर होता तो यहाँ पर 6x होता, फिर x में हम 1 डालते हैं, है कि नहीं? अभी x वाला टर्म नहीं है तो यही छोड़ दिया आंसर। तो इफ v इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज -3i कैप। -3i कैप का मतलब क्या? इट इज डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और 3 का मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर लिखो चलेगा, और न्यूटन पर कूलम लिखो चलेगा, दोनों बराबर है। न्यूटन पर कूलम इज सेम एज वोल्ट पर मीटर। क्या समझ में आया? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, और क्या देख लिए हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी देख लिए। नेक्स्ट आएगा अभी डाइपोल। डाइपोल के बारे में कुछ चीजें हमें याद रखना है। अच्छा, ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइपोल, डाइपोल का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और माइनस क्यू कूलम का चार्ज है, यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है, नहीं, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है तो हम क्या कहेंगे? तुम लोग d लिखते हो कि 2l लिखते हो? 2l लिखते हो, तो हम क्यों d लिखेंगे? तुम लोग जो लिखते हो हम लोग वही लिखेंगे। 2l है तो हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होना जरूरी है। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। कोई पूछेगा व्हाट इज ए डाइपोल, आप कहोगे इट इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। कितना छोटा? वो 10 टू द पावर -10 ऑर्डर का होता है, आर्मस्ट्रांग की ऑर्डर का होता है, ठीक है? तो ये होगी। दूसरा हुआ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है ना? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, और ये जो है P, डाइपोल मोमेंट को बगल में लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। डाइपोल लिख ली, डाइपोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड? Q इंटू 12। क्या हो गया यूनिट? कूलम मीटर। समझ में आया? कूलम इंटू मीटर हो गया डाइपोल मोमेंट का यूनिट। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज किधर से किधर होता है? हाँ, डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? ये चीज भी आपको याद रह गया। डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आ गया। थोड़ी डाइपोल मोमेंट 2ql समझ में आया? अच्छा, अगर ये बात है तो चलिए आगे चलते हैं। E ड्यू टू ए डाइपोल, E और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इसको हम लोग फिगर से याद रखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट को ऐसा करके एरो मार्क दिया गया है। ऐसा करके अगर एरो मार्क दिया गया है तो ऐसा एक डाइपोल का इस एंड में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव। इस एंड में प्लस कूलम चार्ज। अच्छा, ये जो डाइपोल को बात हम कर रहे हैं, इस डाइपोल का, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, ठीक है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन है। और ये लाइन को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान रहे कि एक्सियल लाइन पे अगर हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट P में यहाँ से कुछ r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम किस डायरेक्शन में होता है? डाइपोल मोमेंट तो आप जानते हो कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये ऐसे करना ना, यहाँ पर निकालो या फिर यहाँ पर निकालो, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स अलोंग द एक्सियल लाइन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम कहेंगे ये पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर क्यों होता है सोचोगे तो याद रखना भी काफी आसान है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अब इन दोनों के बीच में लाइन्स ऑफ फ्लक्स होगा। वो लाइन्स ऑफ फ्लक्स कहाँ से निकल के किधर जाएगा बताओ? नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जाएगा कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे जाएगा। किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम इस डायरेक्शन में होता है। कहाँ पे? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, एक्सियल पोजीशन में ऐसे होता है, ठीक है। और वैल्यूज भी याद रखना होगा, इनके वैल्यूज क्या होते हैं। फिगर के थ्रू से याद रखने से आसान होता है। They may ask you to derive expressions for electric field at equatorial position, axial position ऐसे करके पूछेंगे। वो बात हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का। हम लोग बात कर रहे हैं 35 मार्क वाला 1 मार्क वाले क्वेश्चन। अच्छा, तो E एट द एक्सियल पोजीशन क्या होगा? E एट द एक्सियल पोजीशन क्या होगा? कैसे लिखेंगे इसको? E एक्सियल कितना होता है? मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड होता है KQ बाय आर क्यूब। के क्यू नहीं होता है, KP होता है, KP बाय आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे होता है 2KP बाय आर क्यूब, अगर ये R डिस्टेंस में है तो। समझ में आया? और आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है KP बाय आर क्यूब। अगर आप इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में याद रखोगे तो और बहुत बढ़िया रहेगा। E एट द एक्सियल पोजीशन P के ऊपर ऐसे दे देना, E एट इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पर माइनस साइन दे देना और दे देना। माइनस साइन का मतलब हुआ E इज ऑपोजिट टू P, प्लस साइन का मतलब हुआ E इज इन द डायरेक्शन ऑफ P। ये आपको याद रखना है। R क्या? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। ये जैसे R हुआ तो ये R हुआ। तो बताओ कौन सा पोजीशन में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? एक्सियल पोजीशन में कि इक्वेटोरियल पोजीशन में? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में हुआ? एक्सियल पोजीशन में 2KP बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन में KP बाय आर क्यूब। कहां पर स्ट्रॉन्ग होता है? एक्सियल पोजीशन में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतना ही याद रखना है, ठीक है। K का वैल्यू क्या है? 1/4πε0, दैट्स ऑल। सो यहां तक याद रखो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा चीज निकल जाएगा। और खाली एक चीज देखना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑन ए डाइपोल? इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज द डाइपोल, उसका मोमेंट ऐसा है, ठीक है, मोमेंट इसका ऐसा है। मतलब यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या? दिस इज व्हाट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
याद रखना बहुत जरूरी है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, इसके ऊपर कुछ आएगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा कैसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इन दिशा में आएगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या फोर्स आता है, अभी अभी देखे थे EQ। नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो भी EQ आता है लेकिन उल्टा आता है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, इधर को EQ इधर को EQ, क्या बन गया, जीरो। तो कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स आएगा जीरो। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, दे विल क्रिएट ए टॉर्क, दे विल क्रिएट ए टॉर्क हियर। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, तो आप कहोगे द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। ध्यान रखना ये भी इक्वल इंपोर्टेंट है। ये टॉर्क एक वेक्टर होता है, कैसे निकालते हैं, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप कहोगे इट इज P E साइन थीटा। समझ में आया क्या? हाँ, बोल देंगे कि डाइपोल रखा हुआ था ऐसा, तो कोई डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क आएगा कितना आएगा, P E साइन थीटा। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, डाइपोल को कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे 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 भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर करके रख सकते हैं, थीटा अलग अलग हो सकता है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू इज P into E, it is P into E when थीटा इज 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E। अब देख लो P ऐसा है, E ऐसा है, दोनों बीच में एंगल थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। इधर क्लियर? इतना ही याद रखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड चीजें आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।